अधूरे ख्वाब की टीम आज निकल चुकी है सीकर जिले के कस्बे कासली में, जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है। करीब 16,000 की आबादी वाले इस कस्बे में 7% के करीब मुस्लिम आबादी बसती है। पहली नजर में तो इस कस्बे के लोग तालीम, सियासत और जागरूकता के मामले में हर जगह के मुकाबले थोड़ा आगे नजर आए। कस्बे में कई सारे सरकारी और कॉन्वेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं, जहां से समाज के बच्चे तालीम हासिल कर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अमीर घरानों के बच्चे ही तालीम हासिल कर पाते हैं। गरीबों के लिए यहाँ पढ़ना तो दूर की कौड़ी ही साबित हो रहा है। कस्बे में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे या तो सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं या फिर कस्बे में चलने वाले 4-5 दीनी मदरसों में दाखिला लेकर तालीम हासिल कर रहे हैं। आज से 6 साल पहले इस गांव में कोई मदरसा नहीं था और हमने एक आप लोगों की उसे कोशिश से और हमने एक अपना प्राइवेट तरीके से मदरसा स्टार्ट किया था हमने, जिसमें 10-15 बच्चे हम लाए थे शुरू में, और आज अल्लाह का शुक्र है इस गांव में 4 मदरसे चल रहे हैं। यहाँ बालिका स्कूल है, वो 8वीं है, उसमें बच्चियों की संख्या भी 200 के लगभग रहती है। अब वो 8वीं है, 10वीं हमको कई प्रस्ताव पहले भी भेजे थे हमारे टाइम में, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। वो बच्चियाँ कुछ तो ऐसे हैं जो छोड़ देती हैं, पढ़ाई छोड़ के घर पर रह जाती हैं, कुछ को सीकर जाना पड़ता है, कुछ को दोहत जाना पड़ता है, और वो लड़कों की स्कूल में जाना नहीं चाहती है। कि बालिका स्कूल है ना, वो 10वीं हो जाए तो बच्चियाँ और भी पढ़ सकती है इस गाँव में। कासली में बच्चियों की तालीम की अगर बात की जाए तो जरूर इजाफा हुआ है यहाँ। अब लोग अपनी बच्चियों को न सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा भी करना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ स्कूल्स में लड़कियों की तालीम पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन स्कूलों में उर्दू टीचर और उर्दू विषय न होने से इनकी तालीम पर खासा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बच्चियाँ तालीम से महरूम रह जाती हैं। यहाँ पे उर्दू की कमी है। मैं 10th क्लास तक तो इस स्कूल में पढ़ सकती हूँ, लेकिन आगे उर्दू न होने के कारण मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरे को उर्दू सबसे ज़्यादा पसंद है। पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी, लेकिन उर्दू लूँगी पहले। हमें उर्दू बहुत पसंद है, हम उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स हमको आगे नहीं पढ़ाएंगे अगर हमारे स्कूल में उर्दू नहीं होगी तो। सबसे बड़ी डिमांड ही, हम जब 10th करके कोई भी बच्चा यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो हम उससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि हमारे इस विद्यालय में ऐसी क्या नहीं है, कौन सा विषय ऐसा नहीं है जो आप दूसरे स्कूलों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो उनकी सबसे पहले जो डिमांड होती है वो यही होती है कि मैडम हम या सर हम उर्दू लेना चाहते हैं। तो उर्दू अगर होती तो हम यहीं रहते। तो उर्दू के विषय की यहाँ पे सबसे बड़ी मांग जो है वो उर्दू के विषय की है। हमारे साहब ने प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि जैसे हमारे गांव में आज ये स्कूल है और हमने बड़ी मेहनत करके इसके अंदर बच्चियों का एडमिशन करवाया है, लेकिन हमारे सामने ये दिक्कत है कि 10वीं क्लास पास करने के बाद में बच्चियां कहाँ जाएं। समाज के कुछ हालात और समाज के कुछ रीति रिवाज की वजह से बच्चियां जो है वो घरों से दूर भेजना हमारा समाज अच्छा नहीं समझता। इस वजह से हम चाहते थे कि गांव के अंदर जब तक उर्दू का सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हमारी बच्चियां सीनियर नहीं कर पाएंगी। मुस्लिम माइनॉरिटी में जैसे मैं 25 साल पहले भी यहाँ पर रहा था तो एक भी मुस्लिम बच्ची इस स्कूल के अंदर नहीं थी, लेकिन आज मालिक का बहुत बड़ा करम है कि करीबन जो है 70-80 बच्चियाँ जो है मुस्लिम पढ़ रही है यहाँ पर। तो ये तालीम का ही असर है। 3rd लैंग्वेज यहाँ उर्दू है और 11th 12th के अंदर जो है उर्दू साहित्य अगर और हो जाए तो बच्चों का नामांकन और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ 10वीं क्लास पास करने के बाद में जो है बच्चियाँ उर्दू के अभाव में घर बैठ जाती है। हमारे सीकर जाना पड़ता है, सीकर दूर पड़ता है, तो मुस्लिम बच्चे जो है वहाँ पर सीकर जा नहीं पाती। मेरे हिसाब से डिज़ायर करवाई थी, प्रधान साहब से डिज़ायर करवाई थी, वो फाइल जिला शिक्षा अधिकारी के जरिए बीकानेर भिजवाई हुई। बीकानेर वालों ने जो है निदेशालय के अंदर भेज दी। अब निदेशालय में हमारी फाइल जो है वो अटकी हुई है। गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इतने बड़े गांव के अंदर इतनी तादाद के अंदर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ उर्दू का टीचर यहाँ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी ये समस्या दूर हो और गांव इसमें तरक्की करे, कौम की तरक्की हो और देश का भी इसमें भला हो। उर्दू विषय की वहाँ पर कमी है और मैंने माननीय मंत्री जी को भी अवगत करा दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये उर्दू विषय का जो टीचर्स है उसकी हम कमी पूरी कर देंगे। उर्दू के थोड़े कम है टीचर्स, इसलिए थोड़ी कमी, इसलिए भी कमी अब हो रही है। गांव वालों की काफ़ी दिन से मांग है, गांव वालों मेरे को भी कहा था, ऐसी कोई बात नहीं, और शायद जल्दी पूरा हो जाएगा।
तालीम के हालात बेहतर होने से यहाँ के लोगों में जागरूकता के साथ साथ सियासी और समाजी शऊर भी देखा जा सकता है। सरकारी उदासीनता और खामियों की अगर बात करें तो इतनी बड़ी आबादी पर एक भी ढंग का सरकारी अस्पताल नहीं है यहाँ। कोई बड़ी दुर्घटना या बीमारी के वक्त लोगों को सीकर जाना पड़ता है, जिससे वक्त और पैसे दोनों की काफी बर्बादी होती है। अच्छी खासी आबादी के बीच सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वो भी 2 पार्ट में चल रहा है, एक तो खुद इसकी बिल्डिंग में और दूसरा सामुदायिक सेवा केंद्र में। आम लोगों के लिए चल रहे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या सहूलियतें हैं, ये भी आप देख लीजिए। किसी भी तरह की जांच के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों की मांग और शिकायत करने के बावजूद सरकार की तरफ से एक लैब खोला गया है, लेकिन इसकी हालत भी आप देख लीजिए। इसकी हालत बेहद ही खस्ता है। सामुदायिक भवन जिसमें 32 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन करवाया, डॉक्टर बैठने लगे, लेकिन उसकी आज तक पंचायत द्वारा जगह जो है मतलब तय नहीं की गई। उस वक्त जब ये सैंक्शन हुआ तब मैं खुद ज़मीन देने के लिए तैयार था, या आपस में पार्टीबाजी की वजह से साहब इसका नाम हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, इसका वो ज़मीन नहीं ली और आज तक वो बना नहीं, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है, जबकि उसके 89 लाख रुपए की सैंक्शन थी। और जो डॉक्टर ज़रूर आने लग गए हैं, मतलब एक छोटी डिस्पेंसरी उसमें बैठते हैं, लेकिन मेडिकल साइड से जो है स्थिति ख़राब है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मरीजों को जितनी सुख सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं। 2 रूम का बिल्डिंग है, उसमें जितनी दे सकते हैं उतनी दे रहे हैं। अदरवाइज़ 30 बेड का सैंक्शन है, वो बिल्डिंग बनने के बाद में ही जो फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल होगा तभी रन हो पाएगा। अभी हॉस्पिटल सब सेंटर की बिल्डिंग है जो कि 2 रूम की है, और पंचायत भवन का, पुरानी पंचायत का हमने किराए पर लिया है, जिसमें ऑफिस, लैब और स्टोर रूम चल रहा है। प्रॉब्लम ये रहती है कि बिकॉज हम लोगों को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई चाहिए होता है, बिकॉज हर तरीके के, अगर हम ये समझें कि गांव में मरीज आपको नहीं मिलेंगे मामूली बुखार और ज़ुकाम के, वो बात नहीं रही है। यहाँ पर वी कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स ओवर हियर, जिनको शायद टर्शरी लेवल तक की ज़रूरत रहती है। सभी तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें लैब भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, बेड भी चाहिए। वी नीड माइनर ओटी ऑल्सो। तो उन सब के रहते मरीजों को तकलीफ होती है कि हमें उन्हें सीकर रेफ़र करना पड़ रहा है। ये नई CSC है, इसलिए वहाँ पर जो जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई। पहले तो जगह की कमी है, जगह की कमी पूर्ति होने के बाद में वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनेगा और वहाँ पर लगभग 60 डॉक्टर अभी पोस्टेड हैं वर्तमान में। तो बहुत बड़ी अच्छी सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन वो थोड़ी जगह की कमी से, भवन निर्माण की कमी से अभी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। कस्बे में कई सारे मुस्लिम नौजवान आर्मी में हैं और देश की रक्षा के लिए सरहद पर डटे रहते हैं। इसके अलावा रोजगार की तलाश में कई परिवारों के लोग खाड़ी देशों में जाकर नौकरी और अपना खुद का काम कर रहे हैं। खाड़ी देशों से आने वाले पैसे ने कई परिवारों के हालात जरूर बदल दिए हैं, जिससे इनकी जीवन शैली तो बदली ही है, साथ ही सामाजिक तौर पर भी मजबूती मिली है इन परिवारों को। लेकिन इसका एक नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ रहा है। खाड़ी देशों में रहने वाले कई परिवारों के बच्चे तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते इनके बच्चे कुछ दिन बाद ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं और फिर ये खाड़ी देशों का रुख करते हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी नौकरियों की तरफ तो जो है वो घटा है, मुस्लिम्स का जो प्रतिशत है, और गल्फ़ की तरफ जो है ज़्यादा रुझान है, और जो अब नई जो पीढ़ी आ रही है वो भी करीब करीब गल्फ़ की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रही है। खेती में बहुत चंद लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो फौज में हैं। बाकी जो लोग हैं बचे खुचे लोग, जिनकी पढ़ाई सही नहीं है, जो लोग कमज़ोर हैं, वो लोग बाहर का रास्ता देखते हैं। सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि पढ़ाई में यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते, लोगों को नौकरी मिलती नहीं। कई लोग ऐसे जो पूरी पढ़ाई लिखाई के बाद भी बेरोज़गार हैं, यानी बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ लोगों को खेत हैं, खेती बाड़ी है, लेकिन हर जगह कनेक्शन नहीं है। ड्राइवर हूँ, ट्रेलर चलाता हूँ। कहाँ पे? सऊदीया में। एजुकेशन है लेकिन यहाँ पे वो नई नौकरी नहीं है,
नौकरी नहीं मिलने के कारण वहाँ गए, गाड़ी चलाते हैं वहाँ, ट्रेलर चला रहा हूँ फिलहाल। यहाँ में इंटरेस्टेड इसीलिए नहीं है, बाहर में जाके अभी गुवाहाटी में अभी 10-20 साल से हम वहीं में काम कर रहे हैं। इधर में कोई न देखने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो रुझान जो है बाहर जाने का, मतलब एक तरह से रूटीन बन गया। मतलब जैसे ही पढ़ाई पे लोग बाग कम ध्यान देते हैं, 50% लड़के मतलब मैट्रिक से पहले ही मतलब आउट हो जाते हैं। इस चक्कर में भाई पासपोर्ट बना लो, बाहर चलेंगे, तो बाहर जाने पे थोड़े पैसे ठीक मिलते हैं, ज़्यादातर मतलब ये बाहर का रुख करते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने ये देखा कि आर्मी के अंदर जाने वाले बच्चों का शौक़ काफ़ी कम हुआ। तो कुछ मालूमात की हम लोगों ने कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि 1947 तक भी हमारी यहाँ आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रही और गांव के बहुत ज़्यादा आदमी आर्मी में सर्विस किया, देश की सेवा की और इस जन्मभूमि को हम लोगों ने अपने खून से सींचा। धीरे धीरे आर्मी की स्ट्रेंथ जब डाउन होने लगी तो बड़ा विचार हुआ इसके ऊपर और हम लोगों ने बड़े सवाल उठाए जब ऑन सर्विस थे तब भी। इसके बाद में कुछ एक्शन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आकर के फंस गई कि माइनॉरिटी के बच्चे जो थे वो एजुकेशन लाइन की वजह से अच्छी सर्विस नहीं पकड़ पाए। एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ काफ़ी मेहनत करवाई, लोगों को जागरूक किया और उनको एजुकेशन हासिल करवाई। तो आज इसका हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तकरीबन हर एक रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं। लोगों का रुझान बाहर जाने की बजाय, गल्फ़ के अंदर जाने की बजाय आर्मी के अंदर ज़्यादा हुआ है। हम लोग भी गांव में उनको मेहनत करते हैं, सुबह प्रैक्टिस करवाते हैं, शाम के टाइम उनको कुछ गाइडलाइंस देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमारे जा रहे हैं। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है तो रोज़गार के संसाधन थोड़े कम हुए हैं। आज भी कासली गांव के हो, चाहे हमारे धोद के हो, चाहे लोसल के हो, सब लोग फौज पुलिस में आज भी जाते हैं और अन्य सेवाओं में भी जाते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा यहाँ रोज़गार के साधन थोड़े कम हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खनिज संपदा नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे थोड़े रोज़गार के संसाधन कम हैं। तो फिर लोगों को थोड़ा विदेश जाना ही थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे युवाओं को जो रोज़गार जिनको आवश्यक है उनके लिए सरकार प्रयत्नशील है। और हमने एक वो आजीवन कौशल के तरफ से एक कार्यक्रम सरकार की तरफ डिप्लोमा दिया जाता है। तो जो युवा जो थोड़ा बहुत शिक्षित प्रशिक्षित है, तो जिसको थोड़ा बहुत हाथ का काम आता है, वो आज ट्रेनिंग लेकर और अपने रोज़गार के संसाधन प्राप्त कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी और अन्य जो रोज़गार के साधन है उसके लिए भी हम भी प्रयास कर रहे हैं। और आज जो बेरोज़गार युवा है, माननीय मोदी जी की योजना जो मुद्रा बैंक के द्वारा प्रत्येक युवा को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हो सकता है कि जो जिसको 50,000 रुपये या लाख रुपए की ज़रूरत है वो बिना गारंटी के एक लोन दिया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि उससे भी काफ़ी विकास हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विदेश में रहने वाले लोगों की सोच में बदलाव देखा गया है। इनमें से कई परिवारों के बच्चे इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख भी करने लगे हैं। पर इनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको प्रोफेशनल डिग्री के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। शायद एक ये भी बड़ी वजह है इन लोगों के यहाँ से विदेश जाने की। एजुकेशन बिना तो बिल्कुल अधूरे हैं आजकल जो बिना एजुकेशन नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो हम प्रयास तो पूरा गांव भी कर रहा है, मोहल्ला भी कर रहा है, हम हमदन भी कर रहे हैं। कायम खानी समाज के जो पिछड़े थे, पहले वैसे तो हम आगे थे लेकिन पढ़ाई में हम पिछड़े हुए थे। तो आज माशाल्लाह अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हर घर में बच्चे सीनियर है, फर्स्ट ईयर है, आगे मतलब बीएड, बीएससी फाइनल सब कुछ कर रहे हैं। अभी 2 साल में हमारे बच्चे कम से कम 30 से 35 बच्चे अच्छे रोजगार भी लगे हैं। पढ़ाई में जाते हैं बच्चे तो ये सोचते हैं कि मतलब वहाँ से पढ़ाई बराबर मिल नहीं पाती, सर्विस मिलने के चांसेस नहीं रहते। तो इनका एक मेंटेलिटी ये बन जाती है कि यार भाग दौड़ के, मतलब हमारे समाज के ज़्यादा करके लड़के 90% लड़के जो हैं विदेशों में भागते हैं। क्यों भागते? कारण यही है, पढ़ाई पूरी है लेकिन इनको से एक दिमाग में बैठ जाती है, कुछ स्कूल्स की वजह, टीचर्स की बदौलत से, कुछ गांव वालों की, कुछ आस पड़ोस की, कुछ मतलब अपने रिश्तेदारों की, कुछ देख करके, कुछ सुन करके बोले सोचते हैं कि यार चलो यहाँ से नहीं तो विदेश में पैसा कमाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ वो होगा। इसके हिसाब से अब इन लोगों के दिमाग में आए कि पढ़ना भी चाहिए, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है, दूसरे समाज को देख करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मिलिट्री है तो ये कैम खानियों की एक विरासत थी, मिलिट्री में होना है कैम खानियों की एक विरासत थी। और विरासत मिली हुई थी और हकीकत में विरासत अच्छी थी कि जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का रुझान कम होता गया। लेकिन अब
अल्लाह से दुआ है कि ये लोग जो खुद ये चाहते हैं कि अब की बार हमारे कासली गांव से भी तकरीबन 15-20 लड़के 2-3 साल में मिलिट्री में भी हुए, 2-3 लड़के पुलिस में भी हुए, एयरफोर्स में भी गए, टीचर भी लगे हैं। कहने को तो सीकर जिले के हालात तेजी से बदल रहे हैं, पर इसके कस्बों और गांवों के हालात आज भी जस के तस है। विकास के बड़े बड़े वादों के बावजूद यहाँ के लोग सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हालात पानी के यहाँ बहुत ही ज़्यादा खराब है। पानी के इतने खराब है, एक तो ऊपर का जो स्टैंड है इस पे ट्यूबवेल आज 5 दिनों का बिल्कुल बंद पड़ी है। ना यहाँ कोई वाटर बॉक्स की तरफ कोई ध्यान देता है, ना कोई भी ध्यान नहीं देता। आज 5 दिन हो गया, अभी बंद है। रास्ते जितने भी है गांव से जो छोटे गांवों की तरफ जाते हैं वो सब रास्ते ख़राब है। उसमें ग्रेवल कहीं गिरे ही है, कहीं गड्ढा पड़ा है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। और पानी की भी इतनी ज़्यादा समस्या है। मेघवाला का जो SC/ST के बोलते हैं उसका कुआं है, उसमें आज 5 रोज़ से वो कुआं बंद है। सरपंच के पास जाते हैं तो वो बोलता है कल आना, स्टार्टर वाटर वर्क से आपको कल दिलवा देंगे, परसों आना, मेरे को अभी टाइम नहीं है, अभी मेरी मीटिंग है। 5 दिन से आज भी कुआं बंद है। पंचायत समिति दूध का सबसे बड़ा गांव है। इसमें 10-11 हज़ार के आबादी के हैं, तो कम से कम औसतन जो डेवलपमेंट और अन्य गांवों का हो रहा है उतना हमारे गांव कासली का नहीं हुआ है। हमारे गांव में जितना 100% डेवलपमेंट होना चाहिए था उनसे सिर्फ 40% डेवलपमेंट हुआ है। 60% फिर भी डेवलपमेंट की कमी सी रह गई। इससे मुख्य है कि एक तो सड़कों का, दूसरा हमारा जो गांव है इसमें कृषि अधिक है। जो 11 में जो वेल्स बने हुए हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं, उनको पुनः इस सर्वे लिस्ट में जोड़ दिया जाए जिससे कि इनके कनेक्शन हो। लेकिन आज तक किसी प्रकार की न तो कोई कलेक्टर सुनवाई करी, न कोई SDMs करिए, न कुछ और करी। मेरे मोहल्ले में अगर आदमी पैदल भी जाए तो वो गिर जाए, यानी इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है। नालियाँ पूरी टूटी पड़ी है। अभी हमने खुद ने नाली बनाई है मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करके। जो पंचायत ने जो नाली बनाई वो तीसरे दिन टूट गई। आप जाके देख सकते हैं, पूरी नालियाँ टूटी पड़ी है। यहाँ से कासली से बडीपुरा के लिए रोड के हमारे MLA कह के गए थे, लेकिन वो इतने खड्डे पड़े आज भी। अभी आप जाके देखो, कासली से रामपुरा अभी इतनी खराब है, कंक्रीट है, कोई गाड़ी वहाँ थोड़ी बरसात होगी जा नहीं सकती। कासली से नागवा इतनी खराब है कि आप भी वहाँ जैसे मोटरसाइकिल लेके निकल नहीं सकते। कमी तो हमारे गांव में कुछ तो रस्तों की है। जो रास्ता है ना, एक तो जब कासली से गुनोला हो जाता है, पावरस के पास में बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, जो मेघवालों के मोहल्ले में जाता है, वो सभी रास्ते हैं ना। पिछले चुनाव में MLA ने भी रास्तों की सड़क बनाने की तय किया था, लेकिन एक भी सड़क नहीं बनाई है। किसी के नहीं सुनते हैं वो MLA भी। आप जो रोड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र लगभग पिछले 20-25 साल से, यूँ तो कह सकते हैं कई सालों से, क्योंकि सत्ता के साथ में नहीं रहा, लेकिन जो अभी 20-25 साल से सत्ता के साथ में नहीं रहा, इसलिए रोडों की कमी हो सकती है। लेकिन हमने अभी सबसे पहले कासली गांव में गौरवपथ बनाया है, और गौरवपथ की आपने सड़कें भी देखी होगी। हमने CC रोड्स, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की देन है, बहुत अच्छी रोड हमने बनाई है। हो सकता है कि 1-2 गली में शायद नहीं बनी हो, और वास्तव में क्योंकि रोडों की जो स्थिति कमज़ोर है तो उसको और थोड़ा हम उनसे भी मांग कर रहे हैं। बाकी इस गांव से भी हमने एक रोड और ली है, माननीय यूनुस खान जी ने दी है, तो चारों तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाकर सूबे में तरक्की के काम करा रही है, पर इन योजनाओं का फायदा भी यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पाता। यही वजह है कि कस्बे के नौजवान तंजीम बनाकर अपने समाज को हक दिलाने का काम अंजाम दे रहे हैं। हमारी जो समाज के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उस पढ़ाई के अंदर है सबसे पीछे है। उन्हें हम पढ़ाई के लिए जागरूक करेंगे, उनका आगे आने की कोशिश करवाएंगे। और हमारा समाज में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी तो ये हमारा संगठन है, ये उनके साथ खड़ा रहेगा, उनके लिए काम करेगा, जो कर रहा है अभी। हमारी तंजीम है कायम खानी सेना, वो एक तो जैसे हमारे कायम खानी समाज में कुछ कुरीतियाँ फैली हुई है, उन पे ज़्यादा जोर दे रही है। एक शिक्षा पे, एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दे रही है कि वे लोगों को बता रहे हैं कि भाई आज के टाइम सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। एक जो भाई पुराने ख्यालात के लोग हैं उनको भी चेंज कर रहे हैं कि भाई आज के टाइम लोग सोचते हैं कि, पहले वाले लोग सोचते हैं कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बाकी कोई
अपन को तो गल्फ कंट्री में जाना है, लड़कों को भी ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, इसलिए अपन ये हमारी तंजीम कायम खानी सेना है इस पे ज़्यादा एक तो समाज की कुरीतियाँ मिटने के लिए और एक शिक्षा पे, एजुकेशन पे, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है अभी। समाज के बारे में मतलब ये जो यंग ब्लड है इनकी सोच अब एक नई सोच जागृत हुई है कि भाई ये चाहते हैं कि हम लोग समाज में इकट्ठा होकर के समाज के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं उनके बारे में कुछ भविष्य के बारे में सोचें, कुछ उसके समाज के बारे में सोचें, तो कुछ एजुकेशन के बारे में और कुछ आर्थिक सामाजिक पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनके बारे में सोचें। लोग क्या है मतलब दूसरे समाज के लोग आगे से बढ़ते जा रहे हैं, एक फाउंडेशन खड़ा है, हर समाज का एक फाउंडेशन है। तंजीम जो कायम खानी सेना की या कायम खानी समाज की समिति जो बना रहे हैं ये इनकी यही सोच है। कायम खानी सेना न होकर के समिति ये सोचते हैं कि समाज की कुछ बुराइयों को कम करें। शायद यहाँ की युवा पीढ़ी इस बात को समझ चुकी है कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज को न सिर्फ अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा बल्कि अपने हक को भी हासिल करना पड़ेगा।